आपने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म है। हाँ सर एकदम फॉर्म है। और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बर्बाद करे। ऐसी सत्ता मुझे मंजूर नहीं। तो आपने कहा कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आपका ये काफी। मैं हिंदू मुस्लिम ना कभी किया है ना करता। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। वैसे तो मैं मेरी माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है। गंगा माँ वो सुन रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आपको ऐसा लगता है? पहला, हाँ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे। मैं इसका घोर विरोधी हूं। मुझे, मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। वोट तो बाय प्रोडक्ट होता है, वोट के लिए देश को डुबो नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग इस इंटरव्यू को आज तक इंटरव्यू लेते देख रहे हैं, मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है। ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है, और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा देकर मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सो कॉल्ड मोदी इंटरव्यूज के बारे में, जो देखने में काफी स्क्रिप्टेड और प्री प्रिपेयर्ड लगते हैं, और दूसरा मोदी सरकार पर विपक्ष द्वारा लगाए गए बहुत सारे आरोपों के बारे में। खुद पीएम ने विपक्ष के सारे सवालों के जवाब अपने इंटरव्यूज में दे दिए हैं, फिर चाहे वो सवाल बीजेपी के 400 पार सीट लाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का हो, ईसीआई, ईडी, सीबीआई जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करने का हो, 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का हो, या मोदी के एंटी मुस्लिम होने का। इन सभी इंटरव्यूज को देखकर ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी ने हर एक सवाल का जवाब एक क्रोनोलॉजी के साथ याद किया हुआ है, क्योंकि वो हर एक इंटरव्यू में एग्जैक्टली सेम जवाब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे, एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। आज भी एनडीए के पास करीब 360 सीटें है, और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है। इन सभी इंटरव्यूज में एंकर्स क्रॉस क्वेश्चन करने की जगह इत्मीनान से बैठकर एक जवाब को सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है एंकर्स के पास इंटरव्यू को आगे बढ़ाने का कोई डायरेक्शन नहीं है, बस ये लोग विद द फ्लो जा रहे हैं। इनफैक्ट एंकर्स मोदी को पहले ही इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि सर बस इस बार तो आपका जीतना पक्का है। सर ये पहला चुनाव है जो दरअसल बोरिंग चुनाव है, सबसे ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें जनादेश क्या आएगा ये पहले से मालूम है। तो भी हम लोग डिबेट चलाते हैं थोड़ी बहुत, इसको कितनी सीटें, किसको कितनी सीटें। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि ये टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। तो भाई फिर इंटरव्यू ले क्यों रहे हो? अब गलती इन बेचारों की भी नहीं है, क्योंकि गलती से इधर उधर बोल दिया तो अभी प्रधानमंत्री इन्हें वहीं हड़का देंगे। इनमें से कुछ इंटरव्यूज को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 2-3 दोस्त मिलकर किसी चौथे की बुराई करने के लिए बैठे हों और अपनी खूब भड़ास निकाल रहे हों। नहीं, और प्रधानमंत्री जी जब हम फेक नैरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसलमान भी फंसता है, कई बार ऐसा लगता है कि उनको ये क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसलमान का बच्चा पत्थर चलाता था, आज वो रोजगार ले रहा है। लेकिन मैं फेक नैरेटिव की बात करूं सर, आपके ऊपर कई चीजें लगातार झूठ बोली जाती हैं। मतलब सब कई बार तो मैं अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है।
ये फेक नैरेटिव इतना फैलाया अपने दोस्तों का, कितना लाख, 16 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ माफ कर दिया राइट ऑफ को, संविधान खत्म कर देंगे, किसान को गाली देते हैं, जो भी चीजें। कायदे से इन्हें सवाल पूछने चाहिए, पर लगता है जैसे ये लोग बीजेपी की पीआर कैंपेन करने के लिए बैठे हों। बेबाक अर्नब गोस्वामी को तो हम सब जानते हैं, जो विपक्ष के नेताओं से बहुत स्ट्रिक्टली सवाल पूछते हैं, तुरंत काउंटर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बस मोदी जी के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलिटिशियंस भी आईएएस, आईपीएस की तरह ही पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। दे आर बाउंडेड टू आंसर क्वेश्चंस और उनकी सरकार पर अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखना हमारा अधिकार है। इन सबसे भी बड़ा सवाल ये है कि किसी भी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, रेसलर प्रोटेस्ट को लेकर और मणिपुर के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा गया। साथ ही डिमोनेटाइजेशन और अग्निवीर स्कीम को अपनी सफलता बताने वाले नरेंद्र मोदी से इन मुद्दों पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन ऑपोजिशन द्वारा लगाए गए बुनियाद और बेबुनियाद सभी आरोपों के जवाब पीएम मोदी ने बार बार इंटरव्यूज के जरिए हर चैनल के एंकर को जरूर दिए हैं। बीजेपी पर सबसे पहला आरोप 2024 में जीतने के बाद संविधान बदलने का लगाया गया और ये भी कहा गया कि इसीलिए बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑलरेडी 19 से 24 400 सीट है। हम जीत करके एनडीए 360 करीब आए थे और एनडीए प्लस हमारा 419 से 24 लगातार रहा है। तो 400 सीट और संविधान को जोड़ना मूर्खता भरी उनकी बातचीत है। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 90 मार्क लाना है, जरूर कहते होंगे। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डिमेड में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी आए। विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहां है वहां से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। जो लोग संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, संसद जैसी संस्था का जो लोग अस्वीकार करें, जो लोग सेना को लगातार गालियां देते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, जो मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, ऐसी नकारात्मक और विकृत सोच देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? मैंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान के साथ घोर अपमान करने वाले लोग आज संविधान सर पर रख करके नाच रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन का नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर दूसरा आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर मोदी सरकार ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स जेल में हैं। इस पर पीएम मोदी कहते हैं कि 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा करके आए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे ये पूछा जाता था एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं किसी को बदला तो लेना नहीं चाहता था, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीजें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा, पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा, व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं मेरी अपनी टीम सरकार की सिस्टम का मेरे यही वाक्य होते हैं। अब जब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच, आपको कैश के ढेर दिखते हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है? मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा, फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है, गलत आदमी को पकड़ा है, कैसे गले उतरेगा? भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। अब जाकर के इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। ऊपर से लोग कहते हैं कि सरकार की तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चलती ही नहीं है। हम पर तो आरोप ये है जी, और उसमें हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। इसका मतलब पहले कुछ एबल लोग थे जो जुडिशरी को मैनेज करते थे और वो इंस्टीट्यूशन ठीक थी। मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए, कानून का काम करेगा। आंकड़े क्या कह रहे हैं? 2004 से 14 व्यवस्था तो यही थी, कानून वही था। मैंने कानून नहीं बदला, मैंने ईडी बनाई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल निकम्मापन किया, कोई काम किया नहीं।
सिर्फ 34 लाख रुपया, 35 लाख 34 लाख रुपया जब्त किया। मेरी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। नोटों के ढेर आपके टीवी वालों ने दिखाए हैं जी। बंगाल झारखंड उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हो जी? एमपी के घर से मिले हैं पैसे, आप कैसे इनकार कर सकते हो? मुझे बताइए, कहीं ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स की बहुत बड़ी मैं खेप पकड़ लेता हूं तो आप तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तीसरा, विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर बन चुके हैं। ईवीएम मशीन इनके कंट्रोल में है, जिसके बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि हमारे रगों में डेमोक्रेसी है, वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? प्रणब मुखर्जी कहते थे, आपने उनकी किताब में देखा होगा कि मेरे साथ जो उन्होंने काम किया वो कितना डेमोक्रेटिक वे में काम हुआ। ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश, एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई? जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे हैं चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं, उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं। अब देखिए, हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया? प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर। और इस देश में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी आप इनको क्यों भारत रत्न दे रहे हैं? सबको लगता हाँ यार ये ड्यू था, डिजर्व था। किस दल के थे? हमारे खिलाफ ढेर सारी बातें उन्होंने बताई हुई ऐसे लोग हैं, लेकिन निर्णय उसके आधार पर नहीं होता है। आप पद्म पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंह जी, असम के तरुण गोगोई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एसएम कृष्णा जी। चौथा सवाल बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर पूछा गया, जिस पर पीएम ने कहा 2014 के पहले कुछ सैकड़ों स्टार्टअप थे जी, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है, और एक स्टार्टअप यानी 5 साल ब्राइट नौजवानों को काम देता है। आज 100 यूनिकॉर्न्स है जी, 100 यूनिकॉर्न मतलब करीब 8 लाख करोड़ रुपया का कारोबार। ये वो लोग हैं 20, 22, 25 साल के हैं जी, बेटे बेटियां हैं हमारे, और टियर 2 टियर गेमिंग फील्ड आप देख लेना जी, पूरे दुनिया में गेमिंग की दुनिया में भारत बहुत बड़ा लीड कर रहा है। ये सारे 20-22 साल के बच्चे करने वाले हैं जी। उसे क्रिएटिव इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट इकोनॉमी में से अब क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ हम मोड़ करें। मैं पक्का मानता हूँ जी, हम ग्लोबल मार्केट को, हमारे क्रिएटर्स जो है क्रिएटिव एक्टिविटी करने वाले हैं, वो मार्केट को शेयर करेंगे। यानी ग्रीन जॉब बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर दुनिया का, अब एविएशन सेक्टर हमारे देश में करीब 17 एयरपोर्ट थे, आज करीब 150 एयरपोर्ट हो गए। हमारे देश में कुल हवाई जहाज, मेरा अंदाज है कोई प्राइवेट और सरकारी 600-700 है। 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर है। कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई कल्पना कर सकता है कैसे? और इसलिए ये जो नैरेटिव है पॉलिटिकल फील्ड में, जो लोग हैं वो आज से 30 साल पहले चलते, वो उन्होंने रिसर्च नहीं किया है जी, वो वही गाड़ी बजाते रहते हैं जी। अब आपको मालूम है जो रिकॉर्डेड चीज रहती है PLFs का जो डाटा है, उसका कहना है कि बेरोजगारी आदि हो गई। ये ऑथेंटिक जो है वो कहते हैं 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब जनरेट हुए हैं, ये PLFs के डाटा कह रहे हैं। EPFO ये भी रिकॉर्डेड होता है, वो हवाबाजी में होता नहीं है। 7 साल में 6 करोड़ से ज़्यादा नए अवसर ऑलरेडी रजिस्टर हुए। सरकारी नौकरी तो मैंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, लाखों लोगों को, और ये लोग कहते थे, मुझे चिल्लाते थे कि ये नौकरी देने में इतना होला कर। अब ये स्कॉच ग्रुप का जो रिपोर्ट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। उसने कहा कि पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ पर्सन ईयर
रोजगार जनरेट हुआ। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। पांचवा आरोप ये लगाया गया कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और वो एंटी मुस्लिम है। इस पर मोदी ने जवाब दिया कि न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं, हमारा ये काम ही नहीं है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मुझे कम्युनल जिसको कहना है कहें। इन लोगों के पापों को मैं खुले करके रहूंगा, एक्सपोज करके रहूंगा। और मैं घटनाओं के साथ बताता हूँ, देखिए भी इन्होंने ये नियम ऐसे बनाया था। इन्होंने, मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। गांव के अंदर 100 घर लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला दे। फिर ये मत पूछो कि किस जाति का, किस बिरादरी का, किसका रिश्तेदार है, कोई रिश्वत देता है कि नहीं। 100 घर मतलब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसलिए मेरी योजना है सैचुरेशन। हर स्कीम को लाभार्थियों को 100%। जब मैं 100% कहता हूँ ना, तो सच्चा सामाजिक न्याय है। जब मैं 100% कहता हूँ तब वो सच्चा सेकुलरिज्म है। और किसी को फिर शिकायत का मौका नहीं रहता है और उसको विश्वास रहता है, चलो उसको जून में मिल गया है ना, दिसंबर आते आते मेरा नंबर लग जाएगा। फिर एक एंकर ने पूछा कि मोदी जी, देश में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की शेप्ड है। इस पर पीएम मोदी का जवाब आपको दंग कर देगा। तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? भी ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय यह है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सब तो माने भाई, इस देश में पहले ऐसा था। अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे। थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों के ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। और इसलिए या तो हम तय करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं। दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ेंगे। आज 10 आगे बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ेंगे, फिर परसों 500 बढ़ेंगे। आज हो रहा है। आप पहले स्टार्टअप हमारे देश में कुछ सैकड़ों थे और 1.25 लाख स्टार्टअप है। पहले हवाई जहाज में बैठने वालों की संख्या इतनी थी, आज 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक करना पड़ा है। आज मुझे बताइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह यात्राएं जो लोग जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से लाते हैं जी? कोई तो खर्चा, पैसा होगा तब खर्चा करता। वो संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। लोग शादी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अगर 5 ही अमीर लोग होते तो इतनी शादियां विदेशों में कैसे करवाते भारत के लोग? नरेंद्र मोदी पर 7वां आरोप, अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने और बहुत ही कम इंटरव्यूज करने का लगाया गया। इस पर मोदी ने कहा कि ज्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, ज्यादातर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है। मुझे मेहनत करनी है। मुझे गरीब के घर तक जाना है। मैं भी विज्ञान भवन में फीते काट के फोटो निकलवा सकता हूँ जी, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया हूँ। उस कल्चर को सही लगे तो मीडिया सही प्रस्तुत करे, न लगे तो न करे। दूसरी बात है, मैं जवाबदेह हूँ पार्लियामेंट को, बस सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तीसरी बात कहता हूँ कि मीडिया आज वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि पहले मैं आज तक से बात करता था, लेकिन अब दर्शक को मालूम है मैं राहुल से बात कर रहा हूँ। कौन राहुल? तो उसने परसों ये ट्वीट किया था, मतलब ये तो मोदी के फेवर में लिखता है। तो आज मीडिया एज सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है। पहले कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स था, मीडिया के बिना आप जा ही नहीं सकते थे। आज आखिरकार तो आपको जनता को बात करनी है, तो कम्युनिकेशन के 2 वे हैं आज से। जनता भी बिना मीडिया अपनी आवाज बता सकती है, व्यक्ति भी जिसको जवाब देना है बिना मीडिया अपनी बात बता सकता है। अडानी अंबानी को लेकर भी पीएम मोदी पर इन्हें फेवर करने के आरोप लगते रहे हैं। इन्हें पीएम मोदी का दोस्त कहा जाता है। इसको लेकर जब एक एंकर ने सवाल किया तो मोदी ने कहा कि नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहां से निकलेंगे? अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूं साहब, ताली बजाऊंगा जी। मेरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? दुनिया में मेरे देश की कंपनियों की दुकानें क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लोग रोजगार के लिए मेरे देश के शर्माते क्या हो भाई? हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं,
उतने ही जवाब से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता पीएम मोदी से नौवां सवाल 2024 में जीतने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में इम्प्लीमेंट करने को लेकर पूछा गया। इस पर मोदी ने जवाब दिया कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश की मीडिया ने ये सवाल 75 साल के बाद क्यों पूछा। देश आजाद होने के बाद हर प्रधानमंत्री को, हर सरकार को पूछना चाहिए था कि जब संविधान में लिखा गया है तो आपने लागू क्यों नहीं किया, ये पूछना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2500 बार गाजे बाजे के साथ कहा है कि सरकार यूसीसी पर कदम उठाए, जवाब उनको पूछना चाहिए। दूसरा, ये यूसीसी के लिए जो सवाल उठाते हैं उनको मैं कहता हूं जरा गोवा की तरफ देखिए। देश आजाद हुआ तब से गोवा में यूसीसी है और गोवा में सबसे बड़ी माइनॉरिटीज है। गोवा में तो कोई समस्या नहीं हो रही है, सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और गोवा आज बहुत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। मुझे बताइए, क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा, इसलिए यूसीसी आने वाला था? हम तो जो देश की संवैधानिक संस्थाओं ने हमको कहा है, हम करने के रास्ते खोज रहे हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 10वां सवाल भी 2024 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने को लेकर पूछा गया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कई तर्क दिए। ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर मिलता है मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा, एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना था? मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में। 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे और साल में करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे। अच्छा, फिर आचार संहिता, 45 दिन तक सबको वैकेशन मिल जाता है। पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे, हमारा एक कमिटमेंट है। फिर अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि क्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना एक पॉलिटिकल इवेंट था, तो मोदी ने जवाब दिया कि ये पॉलिटिकल कैसे है भाई, वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूँ, मैं आऊंगा। देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा में मैं साक्षी बना, मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है, मैं एक साक्षी भाव से वहां बैठा। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे। तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चे सेकुलर है, जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। इसके बाद मोदी से सवाल किया गया कि क्या उन्हें सच में लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये लोग SC, ST और OBC रिजर्वेशन को बांटकर मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यही पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूँ, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आई हुई है, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।